नमस्कार दोस्तों, यूएस तवर कृषि फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। तो उस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल का हमारा टॉपिक था जो फिनिश हो चुका है। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो उन टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कुछ विद्यार्थियों ने आज मेरे से संपर्क किया है, बात की है और उनके कुछ सवाल हैं। तो उन्होंने वो सवाल पूछे हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं उन सवालों के जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं आपको थोड़ा पढ़ा दूँ, ठीक है। पहले हम थोड़ा चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपके तमाम सवालों के हम जवाब देंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं कि सर आप हमें कुछ सुझाव भी दिया करो, मोटिवेशन भी दिया करो, तो उसमें भी हम तब्दीली करेंगे। कुछ बच्चों ने अपने खुद के व्यू रखे हैं कि सर आप अपनी क्लास में ये थोड़ा बदलाव करो तो हम बेहतर समझ पाएंगे। तो उनकी बातों को भी हमने सुना है और उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे की कक्षाओं का आयोजन शुरू कर रहे हैं। तो चलिए हम जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में पहले चर्चा करना पसंद करेंगे, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चनों के बारे में हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए, हमारा बच्चों आज का टॉपिक है जल निकास। आज का टॉपिक क्या है? जल निकास। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पौधों को सिंचाई देने की विधियां कौन कौन सी है, ठीक है। इसके अलावा पौधे को जो सिंचाई है वो कब होनी चाहिए, अर्थात सिंचाई समय का प्रबंधन किस प्रकार से होना चाहिए, उसके बारे में हमने लगभग 6-7 क्लासों में विस्तार से पढ़ा है, ठीक है। तो वो हमारे क्लियर आ गया कि चलो सर, हमने सिंचाई की व्यवस्था भी कर ली, हमने सिंचाई भी कर दी, हमने सिंचाई की विधियां भी काम में ले ली। अब मान लीजिए अगर सिंचाई की मात्रा ज्यादा हो जाती है या जो जल जिसके द्वारा हम सिंचाई कर रहे हैं वो जल मिट्टी में ज्यादा मात्रा में मौजूद हो जाता है, हमारे खेत में वो जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो उस स्थिति में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे खेत का जो पानी है वो बाहर निकल सके। सबसे पहले आप इस बात को देखिए कि ज्यादा पानी हमारी फसल को क्या नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जो ज्यादा पानी है वो हमारी फसल को क्या नुकसान देता है और नुकसान किस प्रकार से देता है, नुकसान देने का जो क्रम है वो क्या रहता है। तो पहले आप वो समझिए। वो ये है कि मान लीजिए हमारा ये फील्ड है और ये हमारी मिट्टी है और इसमें हमने ये पौधे लगा रखे हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है? प्लांट्स हैं जिनको हमने इस पे उगा रखा है मिट्टी में हमारी में। तो ये इसके हम सोइंग कर रहे हैं, इसके हम बुआई कर दी, फसल उग गई हमारी और हमने इसमें सिंचाई कर दी, ठीक है। हमने इरिगेशन दे दिया, लेकिन सिंचाई की हमने जो पानी की वैल्यू उसको बढ़ा दी और सिंचाई है जो सिंचाई के अंदर पौधे डूब गए, इतने इतने। कितने डूब गए? इतने इतने पौधे डूब गए कि इतनी इतनी लेवल तक खेत में पानी भरा हुआ है। और अब इससे सिंचाई करेंगे, जो नीचे करेंगे इससे ऊपर, सॉरी हमने जो सिंचाई की है वो उसमें पौधे का इतना हिस्सा डूब गया है। पौधे का इतना हिस्सा क्या हो गया बच्चों? पानी के अंदर डूब गया है। ये हिस्सा पानी के अंदर क्या हो गया बच्चों? डूब गया। किसमें? पानी में। चलिए समझते हैं आगे इसको। हम क्यों जल निकास करें? जो जल निकास की विधि है इसको हम क्यों उपयोग में ले रहे हैं, जल निकास उपयोग में लेना क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी। तो हमने आपको जैसे बताया कि भाई किसी भी चीज को चालू करने से पहले उसके बारे में समझो कि वो क्यों जरूरी है। तो जल निकास इसलिए जरूरी है, पहले हम इसको समझ रहे हैं कि हमने खेत में सिंचाई करने की तमाम व्यवस्था कर ली और हम खेत में सिंचाई भी कर रहे हैं, ठीक है। बाय द वे, अगर खेत में ज्यादा पानी भर जाता है सिंचाई के दौरान या किसी और प्राकृतिक कारकों के दौरान, जैसे बारिश हुई, बारिश की वजह से या नदी का तेज आना, एकदम से पानी का बहाव तेज हो जाना, उसकी वजह से कई और कारण भी हो सकते हैं, अन्य कारण भी हो सकते हैं। मान लीजिए हम मोटर चला के सो गए, नींद आ गई और नींद गहरी आ गई और खेत में ज्यादा पानी भर गया, उस कारण से भी हो सकता है। कुछ अलग फैक्टर भी हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। किसी भी कारण से अगर खेत में पानी ज्यादा मात्रा में भर गया तो वो नुकसान किस प्रकार से पहुंचाएगा, पहले वो बताओ हमें, तब जाके तो हम पानी निकालेंगे। नुकसान पहुंचा रहा है कि फायदा पहुंचा रहा है, पहले तो ये चीज देखिए आप। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये हमारे पौधे हैं
और हमने इसमें इतना इतना पानी भर दिया, अर्थात इसमें इतना पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अगर पानी को कुछ समय के बाद मिट्टी सोख लेती है, पानी को कुछ समय के पश्चात अर्थात कुछ घंटों के पश्चात, 1.5 2 3 4 5 घंटों के पश्चात अगर मिट्टी सोख लेती है पानी को, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दिक्कत कब है कि ये पानी इस प्रकार से इस अवस्था में अगर 3-4 दिन भरा रहता है, कितने दिन, 3-4 दिन अगर भरा रह जाता है, तो फिर ये समस्या की हमारे लिए प्रॉब्लम है। फिर ये समस्या की जड़ है, ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम ये पानी जो है वो फिर नुकसान पहुंचाएगा, ये पानी जो है फिर हमारी फसल को नुकसान पहुंचाएगा। अब नुकसान क्या पहुंचाएगा वो देखिए आप, कि हमने इस लेवल तक इसमें पानी भर दिया, ठीक है, इतना हमारा पानी भर गया। पौधे को जीवन यापन करने के लिए कई क्रियाएं करना जरूरी होता है, ठीक है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, एनर्जी बर्न करते हैं, उसके बाद मल त्यागते हैं। वैसे सिस्टम ही पौधों में है। पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू इन्होंने भोजन बना लिया। उसके बाद इनको हवा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? इनको हवा की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर पौधे का अब उसमें ये है, अगर पौधे का जड़ वाला भाग, कौन सा वाला भाग बच्चों? ये, अगर पौधे का जड़ वाला भाग अगर पानी में है, कौन सा भाग? जड़ वाला भाग पानी में है और इस पर मिट्टी लगी हुई है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कीचड़ अगर नहीं है तो हमें दिक्कत नहीं है अगर पानी सोख लिया तो। लेकिन अगर इस जड़ तक भी पानी भरा रह गया, मान लीजिए कि पौधे की जड़ में पानी भरा हुआ है, तो वो भी बच्चों, वो इतना सा पानी भी नुकसानदायक। अगर इस जड़ में भी पानी भरा हुआ है और कीचड़ जैसी समस्या पैदा हो रही है, तो ये भी नुकसानदायक है, ये भी हानिकारक है। ये देख लीजिए आप, ये भी हानि पहुंचाएगा। क्यों पहुंचाएगा वो आप समझो इस चीज को, कि पानी की उपस्थिति में ऑक्सीजन जो होती है वो पौधों को नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन जो होती है वो पौधों को उस अंग से, उस जगह से नहीं मिल पाती जिस जगह पे पानी भरा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जिस जगह पे पानी भरा हुआ है वो जगह, जिस जगह पे पानी ज्यादा मात्रा में भरा हुआ है, मोर वाटर अवेलेबल है, ज्यादा पानी उपस्थित है, उस विशेष जगह पे पौधे गलना प्रारंभ हो जाते हैं, सड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की उपस्थिति इन्हें नुकसान पहुंचाती है। इनकी प्रकृति कैसी है? ये कम पानी में उगने वाले पौधे हैं, इनको सिंचाई की आवश्यकता है, न कि ज्यादा मात्रा में पानी की। लेकिन कई पौधों की प्रकृति ऐसी है कि उनको 24 घंटे पानी चाहिए। जैसे चावल के खेत में तो पानी भरा रहना चाहिए, चावल के खेत में पानी भरा हुआ रहना चाहिए। तो लेकिन ये हम लोग चावल थोड़ी उगा रहे हैं, हम लोग तो गेहूं उगा रहे हैं। गेहूं में अगर इस प्रकार से पानी भर देंगे तो पौधा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, गल जाएगा। पौधे का जड़ वाला हिस्सा है वो क्या होगा बच्चों? गल जाएगा, और गलने की वजह से इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे और हमारी पौधा जो है वो कुमल जाएगा, पौधा मुरझा जाएगा, ठीक है, और उस कंडीशन में पौधा गिर जाएगा, पौधा ड्रॉप हो जाएगा, पौधा गिर जाएगा। तो इसलिए उस समस्या से बचने के लिए, ये जो समस्या पैदा हो रही है कि ज्यादा मात्रा में पानी पौधे में जब मिट्टी में भरा रहता है, खेत में भरा रहता है ज्यादा मात्रा में पानी, तो उस वजह से पौधे का जो डूबा हुआ अंग है, पौधे का जो डूबा हुआ अंग है, वहां से ऑक्सीजन की उपस्थिति होना बंद हो जाती है, ऑक्सीजन उपलब्ध होना बंद हो जाता है, पहला कारण। दूसरा कारण कि पानी की उपलब्धता ज्यादा होने के कारण वहां पे क्या हो जाती है बच्चों? सड़न पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है बच्चों? सड़न पैदा हो जाती है। और सड़न पैदा होने की वजह से ये नुकसानदायक है। सड़न पैदा होने की वजह से नुकसानदायक है, क्योंकि सड़न पैदा होगी तो हमारी फसल कुमल जाएगी, सूखेगी नहीं, कुमल जाएगी। कुमलने का मतलब ये होता है कि उसका मुरझा जाना, पौधे का मुरझाना, बिल्कुल। तो मुरझा जाएगी फसल हमारी, और उस कंडीशन में फसल पैदा नहीं हो पाएगी। तो इस समस्या से बचने के लिए इसमें एक क्रम और जोड़ा है, उसका नाम है जल निकास। आ गया समझ में? जल निकास क्यों जरूरी है? जल निकास इसलिए जरूरी है कि रिमूविंग ऑफ एक्सेस वाटर,
जो जल निकास है, एक्सेस वाटर को रिमूव कराना, अतिरिक्त जल को खेत से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है बच्चों? जल निकास कहलाता है। दोबारा समझो, खेत में उपस्थित अतिरिक्त जल, जल नहीं अतिरिक्त जल, एक्स्ट्रा वाटर, खेत में उपस्थित एक्स्ट्रा वाटर, कौन सा वाटर बच्चों? एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालना, एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? वाटर ड्राइनेज। वाटर ड्राइनेज ये जो है इसको जल निकास बोलते हैं। वाटर ड्राइनेज क्या बोलते हैं बच्चों? जल निकास। जो जल निकास होता है इसका इंग्लिश में मतलब है वाटर ड्राइनेज। ठीक है, तो हम जल निकास हम कर रहे हैं क्योंकि जो जल है वो ज्यादा होने के कारण, अतिरिक्त होने के कारण हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। क्लियर? अब अतिरिक्त क्यों हो रहा है पानी? ज्यादा जल इकट्ठा क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? इसके कई कारण हो सकते हैं, वो मैं आपके सामने यहां आज लेकर के उपस्थित हुआ हूं और उन कारणों के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इस प्रकार की समस्या पैदा हो सकती है, इस प्रकार की समस्या पैदा होती आई है, उसको समझिए आप। सबसे पहला है कड़ी सतह का होना। सबसे पहला क्या है? सतह का कड़ी होना या सतह का कड़क होना। कड़ी होना, कड़ी सतह का होना, या फिर इसको आप लिख सकते हो कड़क सतह का होना। अगर सतह कड़क है तो उस स्थिति में क्या होगा? पानी जो है वो नीचे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। इसको समझो आप ढंग से कि क्या समझाना चाह रहे हैं, इसके माध्यम से हम आपको आज देखिए, ये हमारी सतह है, ठीक है, और हमने इसमें सिंचाई की। इसमें हमने क्या की? सिंचाई की। लेकिन अगर कड़ी जो है वो सतह कड़क है, सतह कड़क है, अब वो कड़क नीचे वाली सतह भी हो सकती है, ये सतह भी कड़क हो सकती है और ये सतह भी कड़क हो सकती है। सतह ये भी कड़क हो सकती है बच्चों, सतह ये भी कड़क हो सकती है, नीचे की सतह भी कड़क हो सकती है। ये है नीचे की सतह जो अंदर की सतह है, ठीक है, और ये है ऊपर की सतह जो ऊपर होती है, जहां पे फसल बोई जाती है, जहां से हमें पौधे उगना दिखेंगे। ये बेटो ऊपर की सतह है, ठीक है, जहां फसल उग रही है। और ये है नीचे की सतह जहां पौधे की जड़ें बढ़ रही हैं। ये पौधे की नीचे की सतह है जहां जड़ें बढ़ना प्रारंभ हो रही हैं, ठीक है ना। तो कड़क परत का होना, कड़क सतह का होना, ठीक। कड़क सतह ऊपर भी हो सकती है, कड़क सतह नीचे भी हो सकती है। ये किस प्रकार से नुकसान पहुंचाएगी? ये जड़ जोन है, जड़ वाला हिस्सा, और ये वायु वाला हिस्सा, ऊपर वाला, जहां पौधे का जड़ के अलावा जो भाग होता है ऊपर की तरफ गति करता है, वो हिस्सा है। और ये जो हिस्सा है ये जड़ वाला हिस्सा है, ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये वायु वाला हिस्सा है जहां पौधा ऊपर बढ़ेगा। अब सिंचाई हमने कर दी। सिंचाई करने की अवस्था में अगर हमारी ऊपर की सतह क्या है बच्चों? ये जो सतह है, ये सतह ऊपर वाली, ऊपर की सतह अगर हमारी कड़क है, क्या है? कड़क है या हार्ड है। ऊपर की सतह अगर कड़क है या हार्ड है तो उस स्थिति में पानी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ, अर्थात ऊपर की सतह से जड़ की तरफ गमन नहीं कर पाता, ऊपर से नीचे की तरफ गमन नहीं कर पाता। इस कारण से जो पानी होता है वो बच्चों ऊपर ही भरा रह जाता है। इस कारण से क्या होता है? पानी ऊपर ही भरा रह जाता है, पानी नीचे की तरफ गति नहीं करता। तो ये भी एक कारण है कि अगर परत कड़क है तो उस स्थिति में भी पानी खेत में भरा रह सकता है, पानी ज्यादा मात्रा में खेत में, फील्ड में भरा रह सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारी ऊपर वाली परत कड़क नहीं है और नीचे वाली परत कड़क है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में ये होगा कि नीचे की परत तक सिंचाई हम कर रहे हैं तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम सिंचाई को मतलब खेत में पानी छोड़े ही जा रहे हैं, खेत में हम बार बार सिंचाई करते जा रहे हैं, तो इस परत के नीचे तो पानी जाएगा नहीं। उस कंडीशन में क्या होगा कि पानी वापस से टकरा के ऊपर आएगा, क्योंकि पानी आ रहा है, पानी इस परत तक ही आ पाएगा। इस परत के बाद में जैसे पानी परत पे इकट्ठा हुआ वापस से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर खेत में पानी बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ।
खेत में पानी भरा रह जाएगा। तो ये एक परत का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि परत से क्या होता है, पानी नीचे की तरफ गति नहीं करता, इसलिए परत की वजह से खेत में पानी ऊपर की तरफ भरा रह जाता है। तो एक कारण ये है, इसलिए जल निकास आवश्यक है। आगे समझ में, परत होने की वजह से खेत में पानी भरा रह जाता है, इसलिए जल निकास आवश्यक है। पहला पॉइंट क्लियर। चलिए सेकंड पॉइंट चलते हैं हम। भूमि का चिकना होना, ये दूसरा पॉइंट है कि भूमि का चिकना होना ये क्या चीज है कि मिट्टी किस प्रकार से चिकनी है। मिट्टी ने कोई किसी प्रकार की ऐसी कोई सामग्री तो नहीं लगा रखी, चिकनापान जैसे कुछ लगा रखा हो, कोई ऐसी क्रीम लगा रखी हो जिससे चिकनी हो रही हो, ऐसा नहीं। मिट्टी का चिकना होना, भूमि का चिकना होना। देखिए आप जानते हो कि जो मिट्टी होती है उसकी प्रकृति तीन होती है, कौन कौन सी? बालू, दूसरी सिल्ट और तीसरी क्ले। बालू, सिल्ट, क्ले, ठीक है। तीन प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बालू को बोलते हैं सैंड, ठीक है। सिल्ट को सिल्ट बोलते हैं और क्ले को क्ले सोइल बोलते हैं। क्लियर? सोइल को नाम, मिट्टी का नाम है ये चलेंगे आपके सिलेबस में जब हम सोइल साइंस पढ़ाएंगे तब। अभी तो आप इस पे नॉर्मली ध्यान रखिए आप। बालू, सिल्ट, क्ले, ये मिट्टी के तीन प्रकार के कण मिट्टी में पाए जाते हैं और इन तीनों कणों के आधार पर ही मिट्टी का क्लासिफिकेशन किया गया है। मोटी बालू, महीन बालू, सामान्य बालू, सिल्ट, मोटी सिल्ट, क्ले, है ना। तो ये सारा सिस्टम है, ये इसको विभाजित किया गया है अलग अलग भागों में। इंटरनेशनल पद्धति के आधार पर भी किया गया है और यूएसए पद्धति के आधार पर भी किया गया है। तो वो जो आपको हम लिखवा देंगे बाद में। तो पहले हमारा फोकस है वो यही है कि भूमि का चिकना होना, ये क्या पानी को नीचे जाने से रोकता है? भूमि का चिकना होना क्या पानी को नीचे जाने से रोकता है? क्या पानी को ऊपर ही भरा रखता है? खेत में पानी भरा रह जाता है तो क्या इसका मेन रीजन है वो देखिए आप। हमारी जो मिट्टी का चिकना होना, ये जो चिकनी मिट्टी है, मिट्टी का चिकना होना या चिकनी मिट्टी होना बात एक ही है। काम ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ में कहा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मिट्टी का चिकना होना या चिकनी मिट्टी होना। चिकनी मिट्टी को कृषि की भाषा में क्या बोलते हैं? क्ले सोइल। क्या बोलते हैं बच्चों चिकनी मिट्टी को? क्ले सोइल, जिसका जो कणाकार है वो होता है 0.002 से कम, 0.002 से कम, ये इसका कण आकार होता है। सॉइल पार्टिकल साइज है ये, तो ये इसका सबसे कम होता है साइज। तो चिकनी मिट्टी अर्थात इसका कण का आकार बिल्कुल कम है। कण का आकार क्या है? बिल्कुल कम है। ये क्ले सोइल है। तो ये किस प्रकार से प्रभावित पहुंचाएगी वो देखिए आप। क्ले सोइल जो होती है, चूंकि इसके कणों का आकार सबसे छोटा है, सबसे कम है, इस वजह से ये पानी को अधिक समय तक होल्ड रखती है, अधिक समय तक सोखे रखती है। ये जो मिट्टी होती है इसके कण बहुत बारीक होते हैं, बिल्कुल महीन। बिल्कुल कैसे होते हैं कण इसके? महीन होते हैं, बिल्कुल बारीक, एकदम बारीक। इसके कण कैसे होते हैं बच्चों? बिल्कुल बारीक होते, एकदम महीन होते हैं। इस वजह से क्या करते हैं ये कण, ये जो कण, इसका बड़ा रूप देखो कण का, मान लीजिए ये मिट्टी का कण है, ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी का कण है। ये पानी को अधिक समय तक स्वयं के अंदर संचित रखेगा, इसको एब्जॉर्ब रखेगा। पानी को, जो पानी होता है इसको अधिक समय तक अपने अंदर प्रेजेंट रखेगा, अपने अंदर उसको उपस्थित रखेगा। अर्थात इसके अंदर से पानी बहुत ही मुश्किल मात्रा में निकलेगा, मैक्सिमम पानी इसके अंदर उपस्थित रहेगा। तो इन कणों का कार्य क्या है? इन कणों का कार्य है, जो क्ले सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है, इन मिट्टी का काम क्या है कि पानी की बूंदों को एक जगह पे होल्ड रखना, एक जगह पे इकट्ठा रखना इनका मुख्य कार्य है। पानी की जो बूंदें होती है, ये पानी की जो मात्रा होती है उसको अधिक समय तक होल्ड करके रखना, उसको इकट्ठा करके रखना इनकी मुख्य विशेषता है। अब ये मिट्टी जो है, ये चिकनी मिट्टी है ना, क्ले मिट्टी, ये कहां पाई जाती है? कैसी मिट्टी होती है? अगर हम सामान्य भाषा में समझना चाहें कि सर सामान्य भाषा में हमें ये समझाओ कि चिकनी मिट्टी दिखती कैसी है, क्या इस मिट्टी से हम रूबरू हो चुके? जी हाँ, आपने इस मिट्टी को खूब बखूबी देखा है और यहां तक कि हमने जो हमारा बचपन जिया है वो इसी मिट्टी में जिया है।
और आज हम जो पानी पी रहे हैं और हमने जो पानी पिया है वो पानी भी इस मिट्टी के बने हुए बर्तनों से ही पिया है। क्लियर? हमने जो बचपन जिया है वो इस मिट्टी के बने हुए बर्तनों में बचपन जिया है, और आज और अब हमने इस गर्मी के मौसम में जो पानी पिया है वो पानी भी इस मिट्टी के बने हुए बर्तनों में ही पानी पिया है। क्लियर? अब ये मिट्टी कैसी है आप समझ गए होंगे मेरे साथ किस तरफ जा रहा है। जी हाँ, इस मिट्टी जो ये मिट्टी है वो इस मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। इस मिट्टी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल इसका दूसरा नाम है। तो इस काली मिट्टी को चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि काली मिट्टी जो होती है बिल्कुल बारीक होती है, ये बिल्कुल बारीक होती है, बिल्कुल बारीक, इसीलिए ये इसके जो कण होते हैं वो एक दूसरे से चिपकने में सक्षम होते हैं। इसके जो कण होते हैं एक दूसरे से चिपकने में क्या होते हैं बच्चों? सक्षम होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मैदा होती है, मैदा में पानी को मिलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मिलने के बाद उससे पानी को अलग करना भी आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेतीले या एक गिलास में रेत भरी, रेत जिसको अपन बोलते हैं बूढ़ा, ठीक है, हमने सैंड जो है वो डाल दी, एक गिलास में हमने रेत भर दी, उसमें हमने 1 कप पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? 1 कप पानी डाल दिया। जैसे हमने उसको धूप में रखा वो तुरंत सूख जाएगा, वो तुरंत ही सूख जाएगा। अच्छा, दूसरी बात और है कि जैसे उस मिट्टी में हम 1 कप पानी डालेंगे तुरंत मिट्टी पानी को सोख लेगी। जैसे ही हम रेतीली मिट्टी में अगर 1 कप पानी डालते हैं उसी तुरंत ही वो क्या करेगी, जो मिट्टी है वो पानी को सोख लेगी। आप चाहे डाल के देखना, रेतीली जगह पे आप 1 गिलास पानी डाल के देखना, तुरंत पानी को सोख लेगी जगह को। अगर किसी के मकान वगैरह काम चल रहे हो तो बजरी आपको मिलेगी देखने को, आप उस बजरी में डालना पानी का गिलास, तुरंत पानी को सोख लेगी बजरी, हैंड टू हैंड। लेकिन उसको जैसे आप धूप में रखोगे वो तुरंत सूख जाएगी। जैसे उसको आप धूप में रखोगे तुरंत वो सूख जाएगी। तो काली मिट्टी का सिस्टम अलग है। काली मिट्टी पानी को बहुत धीरे धीरे ग्रहण करती है। जो काली मिट्टी होती है ये पानी को बहुत ही धीरे धीरे स्लो स्पीड पे एब्जॉर्ब करती है, ग्रहण करती है। इसी कारण आपने देखा होगा कि जो कुम्हार लोग होते हैं, जो मटके बनाने वाले जो होते हैं, मिस्त्री जो मटके बनाते हैं काली मिट्टी से, वो क्या करते हैं, मिट्टी को बारीक फोड़ के और बीच में एक खाली जगह बनाते हैं, कुंडा बना लेते हैं बीच में। जैसे मिट्टी है इसको बारीक बारीक फोड़ के और इसमें इतना गहरा एक कुंडा बना लेंगे इस प्रकार से। इस क्या करते हो, इस प्रकार का आकार दे देते हैं और इसमें क्या भर देते हैं बच्चों, इसमें इस प्रकार का जो कुंडा बनता है गहरा, उसमें पानी भर देते हैं। पानी भर के इसको छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि मिट्टी को फोड़ के उसको एक जगह इकट्ठा करके उसका टीला ढेर बना लिया, ठीक है, टीला जैसा टीला होता है वैसे हमने उसका ढेर बना लिया। उसके बाद बीच में हमने जगह कर दी, उसमें हमने पानी भर दिया और बाद में हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि पानी जो होता है वो मिट्टी धीरे धीरे ग्रहण करती है। धीरे धीरे पानी जो होगा वो धीरे धीरे इस कुंडे में से धीरे धीरे नीचे आएगा, कुंडे में से बच्चों धीरे धीरे नीचे आएगा। और जब पूरी मिट्टी में पानी हो जाएगा तो मिट्टी हमारी कैसे हो जाएगी, एकदम कीचड़ जैसी मिट्टी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों? एकदम कीचड़ जैसी मिट्टी हो जाएगी, लुगदी बन जाएगी मिट्टी की। फिर उसको हम अच्छी तरह से उसको मर्ज करते हैं, उसको मिलाते हैं पानी को और मिट्टी को, ताकि कोई कंकर नहीं रहे। और फिर उसके हम पात्र बनाते हैं, जैसे मटकी, घड़ा, ठीक है। इसके अलावा आटा लगाने की जो जिसको कुंडा बोलते हैं वो भी उसी से बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कई ऐसे चीजें हैं जिनको हम धार्मिक रूप में लेते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं दिया। तो दिया जो बनता है जिसमें तेल डाला जाता है, वो हिस्सा, वो रुई वाला हिस्सा नहीं जिसमें तेल भरते हैं, वो जो हिस्सा तेल भरने वाला हिस्सा जो बनता है वो भी मिट्टी का ही बनता है। इसके अलावा गुल्लक, आजकल तो आर्टिफिशियल डिजाइनिंग के गुल्लक आने लग गए, लेकिन आज से हम 10-15 साल पहले जाएंगे तो यहाँ पे मिट्टी के गुल्लक मिला करते थे। आज भी गांव में आप जाएंगे तो 10-12-15 रुपए में गुल्लक मिलेगा। बचपन में हमने उस पर खूब पैसे सेविंग किए हैं गुल्लक में। तो वो गुल्लक जो होता है वो भी मिट्टी का ही बना होता है, उस काली मिट्टी का बना होता है, चिकनी मिट्टी का बना होता है। वो चिकनी है इसलिए उसमें शेप उसको अलग प्रकार से चेंज करना आसान होता है। हम लोग क्या करते हैं, अब मैंने ये तो आपको एग्जांपल दे दिया कि काली मिट्टी पानी को धीरे धीरे अब्सॉर्ब करती है, लेकिन बच्चों धीरे धीरे पानी को छोड़ती है वो। आपने अगर मटका बना लिया मटका, उसको आप धूप में सुखाओगे तो मटका एक दिन में नहीं सूखेगा। मटका एक दिन में नहीं सूखेगा।
गाँव में क्या करते हैं, गाँव में चूल्हे पे रोटी बनाते हैं। गाँव में किस पे बनाते हैं रोटी बच्चों, चूल्हे पे बनाते हैं। और चूल्हा किसका बनता है, काली मिट्टी का। किसका बनता है, काली मिट्टी, गोबर प्लस गेहूं का तूड़ा जो बोलते हैं भूसी, उसको मिक्स करके अच्छी तरीके से लुगदी बना के और फिर उसका चूल्हा बनाया जाता है। बहुत अच्छा होता है ये, हमारी कल्चर जो है उसको शो करता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग चूल्हे पे भोजन बनाते हैं। तो ये एक प्रकार का यंत्र है चूल्हा भी, जिसमें भोजन बनाया जाता है भोजन। तो इस जो चूल्हा बनाया है हमने, इसको जब कच्चा बनाया जाता है, कच्चा, तो उसमें क्या करते हैं, मिट्टी, गोबर और जो अनाज की भूसी होती है ना, स्ट्रॉ, इसको मिक्स करके अच्छी मात्रा में पानी डाल के और फिर चूल्हे का आकार दिया जाता है। ठीक है, चूल्हे का आकार देने के बाद में इसको धूप में सुखाते हैं, धूप में सुखाते हैं। तो जैसे जैसे धूप इस पे पड़ती जाती है वैसे वैसे ये फटना शुरू हो जाता है, इसमें दरारें चलना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा ये चीजें कि जैसे जैसे जो हमारा चूल्हा है वो धूप में सूखेगा और तो उसमें उसी प्रकार से क्या होंगी बच्चों, दरारें चलना शुरू हो जाएंगी। जैसे ये हमारा चूल्हा है, इस प्रकार से बनता है ना चूल्हा बच्चों। आप लोग जानते हो कुछ लोग चूल्हे पे भोजन भी बनाते हैं, कुछ बच्चियां हैं जो चूल्हे पे भोजन बनाती हैं घरों में। और मैं खुद ये कहूंगा कि आपको भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भोजन बनाना जानता है वो जिंदगी में कभी भूखा नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। जिस व्यक्ति को भोजन बना के खाना आता है ना, तो वो अपनी लाइफ में कभी भूखा नहीं रहेगा। और हम भी भोजन बना के खाते हैं जब रूम पे रहते हैं तब। तो ये हमारा चूल्हा हो गया, इसको हमने सुखाया। तो सुखाने पे क्या होता है, इसके कई हिस्सों पे दरारें चलना शुरू हो जाएंगी, ऐसे बीच बीच में ऐसे दरारें चलना शुरू हो जाएंगी। बीच बीच में से क्या होगा बच्चों, ये बीच बीच में से फट जाएगा, ऐसे बीच बीच में से फट जाएगा ऐसे, इस प्रकार से। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम वापस से गीली काली मिट्टी होती है उसका लेप करते हैं और उस जगह को भरते हैं, उस जगह को फुलफिल करते हैं। उससे वो जो खाली जगह है वो भर जाती है और वो हिस्सा मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो ये फटती क्यों है, वो इसलिए फटती है क्योंकि जैसे जैसे ये जो मिट्टी है, देखो आप ये देख लीजिए, ऐसे समझो, आप इनसे समझो, ये मिट्टी के कण है, इनमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे पानी सोखते जाएंगे तो मिट्टी के कण भी क्या होंगे बच्चों, सिकुड़ते जाएंगे। मिट्टी के कण भी क्या होंगे, सिकुड़ेंगे। जैसे ये मिट्टी के कण है, दोनों में पानी भरा हुआ है, पानी भरे होने की वजह से दोनों कण चिपक गए, दूसरे से चिपक गए ना। पानी भरा हुआ होने की वजह से ये दोनों कण चिपक गए, इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है और ऊर्जाओं के आदान प्रदान के कारण चिपक गई। लेकिन जैसे ही इनमें से पानी निकलेगा तो हम भी जानते हैं कि जो चीज पानी की वजह से फूलती है वो चीज पानी की कमी में सिकुड़ती भी है। मटर जो होता है पानी की वजह से फूलता है, उसको पानी आप निकाल के धूप में रखो, सुखाओ, मटर बिल्कुल पिचक जाएगा। अंगूर जो होता है, अंगूर में पानी होता है, जानते हो ना, खट्टा पानी। तो जैसे अगर पानी की मात्रा होगी तो अंगूर बन जाएगा, और पानी की मात्रा कम हो गई तो किशमिश बन जाएगी। वो पानी की मात्रा कम होती सिकुड़ जाता है ना, तो किशमिश बन जाती है। वैसे ही जमीन के जो मिट्टी के जो क्ले सोइल है, काली मिट्टी, उसके जो दो एक कण है, इन दोनों कणों में पानी होने की वजह से ये दोनों कण चिपके हुए हैं। लेकिन जैसे ही पानी रिमूव होना शुरू होगा, ये कण एक दूसरे से जगह छोड़ना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से अलग होना शुरू कर देंगे, और उसी वजह से क्या होता है, दरारें मिट्टी में पैदा होना शुरू हो जाती है। जब कण अलग होंगे तो सीधी सी बात है, जगह हटेगी तो दरारें पड़ना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से दरारें पड़ती हैं। तो हमारा टॉपिक ये है कि चिकनी मिट्टी किस प्रकार से जल को रोकती है। चिकनी मिट्टी जो होती है ये भी एक प्रकार से बच्चों परत का ही काम करती है। किसका काम करती है, ये परत का ही काम करती है। अगर चिकनी मिट्टी में हम फसल उगाएंगे, ये हमारी मिट्टी चिकनी है, इस चिकनी मिट्टी में हम फसल उगाएंगे और यहां हमने सिंचाई कर दी पानी की, तो क्या होगा, चिकनी जो मिट्टी है, ये मिट्टी का चिकना वाला जो हिस्सा है, ये हमने सिंचाई कर दी पौधे की पानी की उपलब्धता के लिए, हमने इसमें खेत में पानी छोड़ दिया अलग अलग विधियों से। जो चिकनी मिट्टी है, मिट्टी का जो ये स्तर है, ये स्तर क्या होगा बच्चों, ये स्तर इस पानी को ऊपर ही रखेगा, पानी को कहां रखेगा, ऊपर ही रखेगा, इसको नीचे की तरफ नहीं आने देगा। क्यों, क्योंकि चिकनी मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी जो अपनी है सॉइल, जो क्ले सॉइल है, ये चिकनी सॉइल क्या काम कर रही है, यहां पे एक अवरोध परत का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, अवरोध
परत के रूप में काम कर रही है कि ये अवरोध परत बन गई है, इस वजह से पानी नीचे की तरफ प्रवेश नहीं कर सकता। पहला, इसके लिए पहला जो हम लोग व्यू रखेंगे वो ये है कि चिकनी मिट्टी भी एक कड़क परत का काम करती है, कड़क सतह का काम करती है, इसलिए पानी नीचे की तरफ नहीं जा पाता, खेत में भरा रह जाता है और उस भरे हुए पानी को जल निकास विधि के थ्रू निकालना जरूरी है। क्लियर? दूसरा कारण क्या है, अगर मिट्टी पानी को सोखती भी है, मिट्टी पानी को सोख भी लेती है, तो वो पानी को लंबे समय तक अपने अंदर सींचे रखती है, वो लंबे समय तक पानी को यहां भरा रखेगी अपने अंदर। उस वजह से क्या होगा, उस वजह से भी पौधे की जो जड़ें हैं, पौधों का जो जड़ वाला हिस्सा है जिसमें पौधे की जड़ें पाई जाती हैं, अर्थात रूट वाला जो पौधे का हिस्सा होता है जिसमें जड़ें पाई जाती हैं, उसको गलने के चांस बढ़ जाते हैं, जड़ वाले हिस्से के भी गलने के चांस बढ़ जाते हैं, और उस वजह से ये भूमि जो है, चिकनी परत जो है, ये भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए चिकनी परत होने की वजह से भी, या काली मिट्टी जहां पे है, काली मिट्टी होने की वजह से भी पानी मिट्टी के ऊपर भरा रह जाता है और उस समय हमें जल निकास की आवश्यकता होती है। तो ये 2 पॉइंट थे, 2 हमने पढ़े हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है भूमि का जल स्तर ऊंचा होना। ये भी एक कारण है, अगर भूमि का जल स्तर ऊंचा है, ऊंचा मतलब अपनी जो मृदा है उसके नजदीक अगर जल स्तर है, तो उस स्थिति में क्या होगा, नजदीक जल स्तर होने की वजह से जो पानी है वो पौधों में उपस्थित रहेगा ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा तो पौधों को ज्यादा मिलेगा तो नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भूमि का जल स्तर होने की वजह से हमें पानी को खेत से बाहर निकालना पड़ेगा। वो कैसे है, देखिए, ये हमारी मिट्टी है, ठीक है, और ये हमारी मिट्टी का जल स्तर है। ये हमारी क्या है बच्चों, मिट्टी, और ये क्या है हमारा, ये मिट्टी है, ये क्या है हमारा जल स्तर। क्या है ये बच्चों, जल स्तर। क्लियर? अब ये जल स्तर है, सामान्यतः जल स्तर कहां पाया जाता है, यहां नहीं होता जल स्तर, ये सामान्यतः ये जल स्तर कहां होता है, नीचे की तरफ होता है। जल स्तर कहां पाया जाता है, यहां नीचे की तरफ। जल स्तर कहां पाया जाता है, सामान्यतः नीचे की तरफ पाया जाता है, ठीक है। तो इस जल स्तर का नीचे पाया जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए जल स्तर अगर ऊपर ही है, जल स्तर अगर ऊपर ही विद्यमान है, ऊपर ही अगर उपस्थित है, तो उस स्थिति में, उस कारण से, उस समय में यहां क्या होगा कि जो पानी नीचे की तरफ जाना चाहिए वो पानी नीचे की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी जैसे ही नीचे प्रवेश करेगा यहां उसको पहले से पानी मिल जाएगा। अगर हम सिंचाई कर रहे हैं तो पानी सीधी सी बात है नीचे तरफ मूव करता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्यों करता है गति नीचे की तरफ? गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसलिए ग्रेविटी के कारण पानी नीचे की तरफ गति करेगा। लेकिन अगर पानी को नीचे पहले ही पानी मिल रहा है, जैसे ही पानी गति कर रहा है उसको नीचे पानी पहले से मिल रहा है, तो क्या होगा, उस स्थिति में खेत में पानी जमा होना शुरू हो जाएगा। उस परिस्थिति में खेत में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और वो भी जैसे पानी इकट्ठा हुआ हमारी फसल के लिए वो नुकसानदायक हो जाएगा, हमारी फसल के लिए वो हानिकारक हो जाएगा। तो ये जो भूमि का जल स्तर है अगर ये ऊंचा है तो ये भी हमारी फसल के लिए नुकसानदायक ही है, ये भी हमारी फसल के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो आज हमने 3 पॉइंट पढ़े। पहला, कड़ी सतह का होना। अगर सतह कड़क है तो भी नुकसान पहुंचाएगा, जल निकास जरूरी है। भूमि की सतह चिकनी है तो भी जल निकास जरूरी है। भूमि का जल स्तर ऊंचा है तो भी जल निकास जरूरी है। तो 3 पॉइंट हमने आज पढ़े। अब ये तो 3 पॉइंट के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि वो जो पॉइंट, वो सभी बिंदु जो मेरे से विद्यार्थी ने पूछे हैं, ठीक, उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। वो पॉइंट क्या है देखिए। विद्यार्थी का पहला प्रश्न है कि सर, भारत में और राजस्थान में जो कृषि जलवायु खंड है, समझना इसको। प्रश्न विद्यार्थी का क्या है कि भारत में कहां कहां, भारत में व राजस्थान में जो कृषि जलवायु खंड है, कौन से खंड? कृषि जलवायु खंड। जो कृषि जलवायु खंड है वो अलग अलग है,
या एक ही हैं या समान है? ये विद्यार्थी का प्रश्न है। अर्थात कि भारत में जो जलवायु खंड कितने हैं? भारत जलवायु खंड 15 और राजस्थान के 10। ठीक है, विद्यार्थी का प्रश्न क्या है कि ये दोनों जलवायु खंड एक ही है कि अलग अलग है? दूसरी भाषा में समझो, इसमें कितने जलवायु खंड है? भारत में 15, राजस्थान में 10। तो यहां जो 10 जलवायु खंड है, यहां 15 है, तो इस 15 में 10 जलवायु खंड क्या राजस्थान की जलवायु खंड ही है 10 और 5 अलग है? 10 + 5 अर्थात 10 या राजस्थान के हैं और 5 अन्य हैं। क्या ऐसा है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। राजस्थान के जलवायु खंड अलग हैं और भारत के जलवायु खंड अलग है। क्लियर? पहला अंतर क्यों अलग है वो देखिए। राजस्थान या राज्य कोई सा भी हो, राज्य के अंदर जलवायु खंड में विभाजन होगा। जैसे राजस्थान राज्यों में जलवायु खंडों में विभाजन है, तो उसमें क्या आते हैं? जलवायु खंडों को विभाजित करेंगे तो विभाजन में आएंगे केवल और केवल जिले। केवल क्या आएंगे? जिले आएंगे। क्या राजस्थान को हम 10 जलवायु खंडों में हमने बांटा है, इसमें कोई एक सा राज्य आया है क्या? नहीं आया ना, पूरे जिले ही आए हैं। 33 के 33 जिले आए हैं इसमें। लेकिन अगर हम भारत के जलवायु खंडों को विभाजित करेंगे तो इसमें राज्य आएंगे। इसमें क्या आएंगे? राज्य आएंगे, अलग अलग राज्य आएंगे इसमें। इसलिए भारत के जलवायु खंड 15 है, ये अलग है। राजस्थान के जलवायु खंड 10 है, ये अलग है। अर्थात प्रत्येक राज्य में अलग अलग जलवायु खंड है। प्रत्येक राज्यों में अलग अलग जलवायु खंड है। तो इसका मतलब यह कि अलग अलग राज्यों के जलवायु खंडों की समस्या अलग अलग है। वहां जिस प्रकार की जलवायु है उतने जलवायु खंड मिलेंगे। राजस्थान में आपसे पूछा जाए कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो आपको क्या आंसर देना है कि श्रीमान जी राजस्थान में 10 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्यों? क्योंकि कृषि जलवायु खंडों के अनुसार राजस्थान को जलवायु खंडों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में बांटा गया है। क्लियर? आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आपको आंसर देना है कि श्रीमान जी भारत में 15 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्योंकि जलवायु खंडों के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में बांटा गया है। आगे उत्तर यहां से। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि भारत के और राजस्थान के जलवायु खंड अलग अलग है। पहला प्रश्न बच्चे ने ये पूछा, उसका आंसर मैंने दे दिया। दूसरा प्रश्न कि जो जलवायु खंड है, ये जलवायु खंड प्रत्येक जिले में होते हैं या प्रत्येक गांव में होते हैं? किस प्रकार से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है? तो दोस्तों अभी राजस्थान में जिले जो हैं वो कितने जिले हैं? राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 33। कितने जिले हैं राजस्थान में? 33। उसी प्रकार से राजस्थान में जो केवीके हैं, क्या है? केवीके का पूरा नाम क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र इनका पूरा नाम है। तो कृषि विज्ञान केंद्र है, ये लगभग आपको हर जिले में मिलेगा। ये आपको लगभग हर जिले में मिलेगा। ये मेन चीज है, लगभग हर जिले में मिलेगा। मतलब कि हर जिले में कृषि विज्ञान का केवीके स्थित है। और इस केवीके में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस केवीके में क्या है? मौसम विज्ञान भी है। इसमें मौसम विज्ञान की वेधशाला भी है। राजस्थान में जलवायु जितने भी खंड है, उन सभी जलवायु खंडों में एक ARS है। राजस्थान में जलवायु खंड कितने हैं? 10। तो 10 जलवायु खंडों में 10 ARS है। ARS यानी एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन, है ना? एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन यानी कृषि अनुसंधान केंद्र। कृषि अनुसंधान केंद्र राजस्थान में लगभग जितने ARS उन सभी में है। तो आपका जो करौली जिले का ARS है वो आपका आता है, इसमें भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली जो एक है, ये एक जिला पड़ता है। इसका आपका करौली जिले में नहीं है, लेकिन अलवर जिले में इसका ARS है। अलवर में एक जगह है बानसूर में तो केवीके है।
अलवर में जो जगह है बानसूर, वहां तो केवीके है, लेकिन एक दूसरी जगह है नौगांव। कौन सी जगह है? नौगांव। अलवर जिले में कौन सा है? नौगांव। ठीक है, तो ये नौगांव जो जगह है, इस नौगांव में एआरएस स्थित है। क्या स्थित है बच्चों? एआरएस स्थित है, तीन चार जिलों का। और इस एआरएस में पिछले 2018 से एक एग्रीकल्चर कॉलेज डाली हुई है। एग्रीकल्चर कॉलेज डाली हुई है जिसका नाम है राजकीय कॉलेज, राजकीय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, या कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, COA। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये किसके अंडर में आती है? ये कोटा विश्वविद्यालय, सॉरी जयपुर, जो अपने जोबनेर है, ये जयपुर विश्वविद्यालय के अंदर में आती है, SKNAU में। SKNAU जो यूनिवर्सिटी है जोबनेर में, उसके अंडर में एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से, जो कहां पे स्थित है? नौगांव अलवर में। दोबारा समझो, SKN जोबनेर के अंतर्गत एक कॉलेज खुली हुई है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से, जो कहां पे है? नौगांव अलवर में। नौगांव अलवर है, वहीं पे एआरएस स्थित है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का एआरएस नौगांव अलवर में स्थित है, और इस एआरएस पे ही कॉलेज खुली है। इस कॉलेज में पढ़ाने वाले जो लोग हैं उस एआरएस के साइंटिस्ट ही हैं। यहीं से लोग इस कॉलेज में जाते हैं टेम्परेरी रूप से, जब तक यहाँ टीचरों की पोस्टिंग, जो अभी AP की जगह निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जब तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलती तब तक वो टेम्परेरी रूप से वहां एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है कि जो KVK है ये आपको लगभग हर जिले में मिलेगा, और उन सभी जिलों में मौसम विज्ञान की वेधशाला होती है। इसलिए आप देखना, ऐसा कहा जाता है कि कल भरतपुर जिले में वर्षा होने की संभावना है, लेकिन जैसलमेर सूखा रहेगा। कैसे रहेगा वो? इस वजह से रहेगा कि करौली जिले में, भरतपुर जिले में बारिश होने की संभावना है, लेकिन जैसलमेर सूखा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जैसलमेर में जलवायु खंड अलग है, वहां का जो क्लाइमेट है वो कहता है कि यहाँ बारिश नहीं होगी। लेकिन तुलना करें हम भरतपुर, धौलपुर, करौली से, तो उन जिलों का क्लाइमेट अलग है, जलवायु खंड अलग है, और उसके हिसाब से ये कहा गया है कि वहां उसका जलवायु खंड कहता है, जलवायु ये कहती है कि यहाँ इस समय वर्षा होगी। तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर था। थोड़ा डिफिकल्ट है प्रश्न, बच्चे ने कठिन पूछा तो आंसर भी कठिन मिलेगा आपको। अगर बच्चा हैवी लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर भी उसी लेवल का मिलेगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन में जाइए आप। अगला बच्चे ने प्रश्न पूछा कि सर हम जो सिंचाई करते हैं, ठीक है, सिंचाई करते हैं तो इसमें जो मशीनरी होती है, तो मशीनों से अगर हम सिंचाई करें जैसे फव्वारा विधि से और ड्रिप विधि से, तो उनमें कुछ फर्क होता है क्या? सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि उनमें बहुत बड़ा फर्क है। फव्वारा विधि से करोगे तो 30 से 40% पानी बचेगा, और आप बूंद बूंद से करोगे तो लगभग 70% आपका पानी सेव होगा, पानी बचत होगी। तो इन दोनों विधियों में भी अंतर है। इसके अलावा बच्चे ने और मेरे से प्रश्न पूछे हैं, तो उन प्रश्नों के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि विद्यार्थी ने एक प्रश्न ये पूछा है मेरे से कि सर आप ये बताइए कि हमारे पास, प्रश्न तो बहुत है लेकिन जो मेन प्रश्न है वो याद रह पाते हैं। देखो, हालांकि मैंने उन बच्चों का आंसर उस समय दे दिया, उन प्रश्नों के आंसर मैंने उस बच्चे को उस समय दे दिए, लेकिन जो मेन होते हैं, जो दिमाग में याद रहते हैं, मैं आपको यहाँ तक पूरा करा देता हूँ। बच्चे ने प्रश्न पूछा कि सर हमारे पास उदयपुर से, कहां से? उदयपुर से रॉयल, ठीक है। इसके अलावा जयपुर से RJC और ASP, ये लोग हमको नोट्स दे रहे हैं यूट्यूब उसमें एप्लीकेशन के थ्रू, और ये कह रहे हैं, इसमें विशेष तौर से उदयपुर कोचिंग वालों ने बच्चे से कहा है कि आप हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और आप हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए डलवाओ, हम आपको ऑनलाइन जेट का कोर्स पढ़ाएंगे, और जब आप हमारे पास आओगे तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे? बिल्कुल उस समय आपको हम फ्री पढ़ाएंगे। उस समय आपको क्या करेंगे बच्चों? फ्री पढ़ाएंगे। उदयपुर वालों ने फोन करके बोला है बच्चों से कि आप हमारे पास आइए, आप ये फीस जमा कराइए ऑनलाइन, तो आपको अभी तो हम कुछ क्लास देंगे, जैसे ही आप कोरोना का सिस्टम खत्म होता है हमारे पास आएंगे तो हम आपको फ्री पढ़ा देंगे। उसके बाद पहली बात आप लोगों ने सुन लिया। बच्चे ने मेरे से पूछा सर मैं क्या करूं?
मैं आपको देखो बेटा कोचिंग की मैं बुराई नहीं कर रहा, सभी संस्थान सही है अपनी अपनी जगह पे, सभी कोचिंग वाले भी सही है अपनी जगह पे। फर्क क्या है कि हम उस संस्था को किस नजरों से देख रहे हैं, उस संस्था का बैकग्राउंड कैसा है। ठीक, तो हम आपके हित में बात करते हुए मैं आपको समझाना चाहूंगा वो ये है कि सबसे पहले आपने इन जो टीचरों की जो ये पढ़ा रहे हैं उसकी डेमो क्लास ली क्या? आपने पहले डेमो क्लास लिया क्या? नहीं लिया, डेमो क्लास नहीं लिया। फर्स्ट। सेकंड, इस समय कोविड-19 की सबसे बड़ी महामारी चल रही है, इस समय बच्चे घर पे बैठे हैं, आप कहते हो कि हम आपके हित में, किसमें? आपके हित में हम निर्णय लेते हैं, आपके पक्ष में निर्णय लेते हैं। तो मैं इन सवालों के जरिए पूछना चाहूंगा कि जब कोविड-19 की समस्या फंसी है, आप लोग घर पे उपस्थित हो, आपने कह दिया सर हम आपके पास पढ़ने के लिए आएंगे, तो आप बच्चों को फ्री ऑनलाइन स्टडी क्यों नहीं दे रहे? ये कहां गई फ्री ऑनलाइन स्टडी? आप तो बच्चों से पहले पैसे मांग रहे हो कि पहले पैसे दो साहब, और वो भी कितने दो? 10,000 रुपए। तो बच्चा पैसे डलवा, आपने बच्चों को पैसे डलवा भी दिए, क्या प्रूफ है पढ़ाएंगे आपको? कोई सबूत है क्या आपके पास? आपने पैसे डलवा दिए, क्या आपके पास प्रूफ है कि आपको पढ़ाएंगे वो? जब डेमो क्लास वो दे नहीं रहे, नाम चल रहा है, नाम तो बहुत कोचिंगों में चल रहा है, मैं आपको देता हूं, मैं आपको पढ़ा दूंगा, मेरे अकाउंट में डलवाओ 10,000 रुपए, आप डलवा दोगे क्या ऐसे? इस प्रकार से कोई भी कह देगा आपसे। क्या प्रूफ है इस चीज का कि आपको सिलेबस पूरा करवाएंगे वो? कोई प्रूफ नहीं है बच्चों, कोई सिस्टम नहीं है उनका। इसलिए आप इन सुविधाओं से, मेरा पर्सनल यही कहना है आपसे कि आप इस प्रकार के झमेलों से बिल्कुल बचें। आपको देखो, आप ये कोरोना सिस्टम एक अलग तरीके से आपके पैसे को बचा के नहीं जाएगा। ये वो कैसे? आप लोग कोचिंग स्कूल से फ्री होते तुरंत भागते, जयपुर उदयपुर भागते आप, लेकिन आप रुक गए, आप लोग रुक गए। आपको सोचने पे समय ने विवश कर दिया कि आप जयपुर जा रहे हो तो सही है कि गलत है, आप उदयपुर जा रहे हो सही है कि गलत है। वो लोग हमारे बच्चों के साथ इस प्रकार के व्यवहार क्यों करते हैं? उनकी पर्सनल सोच है। मैं तो आपसे यही कहूंगा, देखो मेरी किसी कोचिंग वाले से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बुराई नहीं है, मैं आपके हित में केवल यही बोलना चाहूंगा कि जो चीज आपको फ्री में मिल रही है उसके लिए पैसा खर्च क्यों करें? जो व्यक्ति इस बात का दावा रखता है, इस बात का आपके लिए हितकार बनता है कि भाई हम आपके पक्ष में हैं, हम आपका साथ देंगे, आप हमारे पास आइए, आपके बच्चे का हम सिलेक्शन करवाएंगे, गारंटी सिलेक्शन देंगे, लिख के ले लो। जब आपके बच्चे को उस कोचिंग की जरूरत पड़ रही है, उस आवश्यकता के समय ही वो आगे नहीं आए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जब आप उनके घर पे जाओगे, उनके द्वार पे जाओगे, वो आपके हेल्प कर देंगे, वो आपके भविष्य के बारे में सही सोच लेंगे? क्या पॉसिबल है क्या? नेवर, बिल्कुल नहीं है। निष्पक्ष वो होता है जो समय पे साथ दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बुजुर्ग माता पिता है और उस बुजुर्ग माता पिता की अगर बुढ़ापे में कोई सेवा करता है तो वो सबसे बेस्ट है, वो सबसे अच्छा बच्चों का उस माता पिता का बेटा है, सबसे अच्छा है वो। लेकिन अगर कोई इस बात का दावा रखता है कि मेरे माँ बाप की मैं सेवा करूंगा, बुढ़ापे में सेवा करूंगा, अरे भाई तो सेवा तो कर दे कुछ, बाद में तो कहां से करेगा? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जब अभी हेल्प नहीं कर रहा, बाद में कहां से करेगा? पापा अचानक से बीमार पड़े, संसार ही नहीं पूछ रहा, कह रहा है मैं तो बुढ़ापे में सेवा करूंगा। अरे बीमार हो गए, तुम पानी का गिलास पिला के खुश नहीं हो, तुम बुढ़ापे में सेवा कहां से करोगे? जब तो हमको समय और हालात से मजबूर होकर आपके ऊपर रहना पड़ेगा। अभी तो हम बीमार हो गए, आप अभी हमारे समाचार नहीं पूछ रहे, बाद में कहां से पूछोगे? सेम वो की वो कंडीशन यहाँ है। आज आप बीमार हो, आज आप मजबूर हो, आज आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आपके इस अंधकार में कोई उम्मीद की किरण जाग के आई है क्या? किसी कोचिंग वाले ने बीड़ा उठाया है कि नहीं आप निश्चिंत रहिए, आप अंधकार में नहीं हो, हम डेली आपके लिए रोज एक उम्मीद की किरण आपको भेजेंगे, आप बस रोज उसके अमल करते जाइए, उसको देखते जाइए, आपको दुनिया की ताकत में जो पीछे रख दे। इस कोविड-19 की वजह से, इस महामारी की वजह से आज पूरा विश्व परेशान है। आपको पैसे की पड़ी है, आप कह रहे हो हमारे अकाउंट में पैसे डलवाओ। आज मेरी क्लास को देखने वाले 1500 प्लस बच्चे हैं, मेरी क्लास को देखने वाले 1500 प्लस बच्चे हैं, और राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा कि किसी भी क्लास में 4 दिन के अंदर 1000 व्यूअर्स हो गए। 4 दिन के अंदर मेरी क्लास को 1000 बच्चों ने देखा है। तो टॉप कोचिंग वाले हो ना, इनकी कोचिंग को आप व्यू जाकर देखना कितने व्यू हुए हैं। 4-4 5-5 दिन हुए नहीं, 100 व्यू हो रहे हैं, 150 व्यू हो रहे हैं। जो टॉप कोचिंग अपने आप को टॉप समझते हैं, इनकी व्यू पता है कितने होते हैं? 4 दिनों में, 4 दिन के बाद, 4 दिनों के बाद जो टॉप की कोचिंग है, किसी के 150 व्यू है, किसी के 126 व्यू है, किसी के 66 है, किसी के 200 है, किसी के कितना है,
लेकिन हमारी कोचिंग के 4 दिन के बाद व्यू कितने हैं? 1 के। कितने हैं? 1 के, अर्थात 1024 व्यूअर्स हमारे हैं और हर दिन बढ़ रहे हैं, डेली बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम बच्चों की उस कठिन परिस्थिति में साथ दे रहे हैं। जब हम निष्पक्षता से इतनी हेल्प कर रहे हैं, आप सोच के देखिए, जब आप हमारे पास आ जाएंगे तो हम आपकी कितनी हेल्प करेंगे। ये आप पे डिपेंड है, हम पे डिपेंड नहीं है। मैं फिर भी ये कह रहा हूं, मेरी क्लास से लगभग 15 से 20 हजार लोग मेरी क्लास को देख चुके हैं टोटल अब तक, जिन्होंने मेरी क्लास को देखा है। टोटल व्यू जो इतना हुआ है, लेकिन जो डेली व्यूअर्स हैं, डेली सैकड़ों बच्चे मेरी क्लास को देख रहे हैं, पूरे राजस्थान में बच्चे मेरी क्लास को देख रहे हैं। लेकिन उन बच्चों से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मेरी क्लास रेगुलर लीजिए जब तक आप अपनी कोचिंग में जाने में सक्षम नहीं हो जाते। आप अपनी कोचिंग में अगर जाने में सक्षम नहीं हो या कोचिंग नहीं खुलती, तब तक आप मेरी क्लास लीजिए। जैसे ही कोचिंग खुलना शुरू हो जाती है, आप बच्चों अपनी अपनी कोचिंगों में चले जाना। आपको उचित रहे तो आप मेरी कोचिंग में आना, आपको अच्छा लगे तो आप मत आना। मैं ये तो कह नहीं रहा मेरे पास ही आओ, आपको बेस्ट लगे तो आओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपको बेस्ट लगता है वहां जाइए आप, ठीक है। दूसरी बात, बच्चे बोलते हैं, देखो ये सारे बच्चों के प्रश्न हैं। मैंने बच्चों से लगभग आज 1.5-2 घंटे बात की है। ये सारे बच्चों के ही व्यू हैं कि सर आप हमें थोड़ा मोटिवेशन दो, हम जो गुमराह जो बच्चे हो रहे हैं उन बच्चों को सही रास्ते पे कैसे लिया जाए, आप ऐसा कुछ हमें समझाओ। तो मैंने उस बच्चे को समझाया। बच्चे ने बोला कि सर आप ये अगर इंफॉर्मेशन सभी बच्चों को दोगे तो शायद 100 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चे इस घाटे से बचेंगे, इस असुविधा से बचेंगे। तो दोस्तों, जब आपकी कोचिंग स्कूलों में प्रचार करने के लिए जो लोग आते हैं, स्कूलों में प्रचार करने के लोग आते हैं, आप देखना उसके ऊपर ही ऊपर एक चीज लिखी होती है। ऊपर ही क्या लिखा होता है? 2000 में से, कितने में से? 2000 में से 700 बच्चे पास, 700 पास। 10,000 में से 500 पास। कितने पास? 500 पास। ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, आपको जो पंपलेट देके जाते हैं, क्या उसमें 500 बच्चों की फोटो होती है क्या? बताइए मुझे। नहीं होती। एक पंपलेट में जितना मुझे अंदाजा है, मैं भी पंपलेट बनाता हूं, अगर आप कितनी भी कम कर लो साइज फोटो की, आपके एक पंपलेट में 40 से प्लस फोटो नहीं आ सकते किसी भी कारण से। 40-45 ऊपर फोटो आएगी नहीं, 50 अनुमान के बस। और फोटो के आप देखना लगभग आपको 3-4 पन्ने मिलेंगे, अर्थात 250-300 फोटो मिलेंगी आपको। बाकी फोटो कहां गई? उसमें पक्ष रखा जाता है कि सर फोटो के लिए जगह उपलब्ध नहीं है, इसलिए फोटो हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, केवल 200-250 बच्चों का रिजल्ट क्या दिखा रहे हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं श्रीमान जी, जिन बच्चों की फोटो आप नहीं लगा रहे, उन बच्चों के लिए आपके पन्ने में जगह नहीं है, तो जब आप उनसे 12-12, 15-15, 30-30 हजार रुपए फीस लेते हो, तो आपके जेब में जगह कहां से आ जाती है? जब आप उस बच्चे के बेचारे की 2x2 की फोटो लगाने के लिए आपके पन्ने में जगह नहीं है, आप इतने स्वार्थी हो गए हो। लेकिन जब बच्चे की फीस की बात आ रही है तो 30-30, 35-35 हजार रुपए लेने के लिए आपके जेब में जगह आ जाती है। वो कहां से आती है? जब पैसे लेने में जगह है तो फोटो लगाने में जगह क्यों नहीं है? लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए? बताओ, आप बताइए। लगानी चाहिए लगानी चाहिए? लगानी चाहिए ना। बच्चा मेहनत कर रहा है, फीस दे रहा है, तो क्या उसका हक नहीं बनता क्या कि मेरी फोटो दिखे? लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप इन चीजों को देखना चाहें, आपके पास सभी कोचिंगों के पंपलेट पड़े हैं, खोल के देख लेना, मिलेगा आपको। दूसरी बात, आप देखना कि जो कोचिंगों में कई बच्चे कह रहे हैं कि सर कोचिंगों में नोट्स बांटते हैं, तो नोट्स की समस्या तो आम समस्या है। नोट्स तो हर कोचिंग वाले बांटते हैं, फर्क ये होता है कि नोट्स को किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं, नोट्स को किस प्रकार से वो मैनेज कर रहे हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा बहुत बुरा मुद्दा है कि सर नोट्स बांटते हैं, इससे कैसे क्या करें। और एक पॉइंट रखा था बच्चे ने कि सर हम लोग जब अगर हम दूसरी कोचिंग में जाते हैं, हमारे कई लोग गए हैं, तो उन्होंने हमें इस चीज का अपना अनुभव दिया है कि हम लोग जब सिलेक्ट होते हैं तो हमारी फोटो नहीं आती। दूसरी बात, हम लोग हमारे स्कूल से कोचिंग करने के लिए 10 बंदे गए थे, मैंने भी संपर्क किया है। मैं हर स्कूल से मैंने 2018 में कॉल किया, 19 में कॉल किया। मैंने ये देखा कि साहब अगर बच्चों की पढ़ने की संख्या 100 है, 12वीं में अगर 100 बच्चे हैं, कितने? 100 बच्चे, इसमें से कम 40 बच्चे कहां जाएंगे? उदयपुर। 30 बच्चे कहां जाएंगे? जयपुर। 20 बच्चे कोचिंग नहीं करेंगे।
बताओ मेरे पास कितने बच्चे आए, कितने आए? मेरे पास 10-15 बच्चे आए बस। अब आप मुझे ये बताओ रिजल्ट कहाँ का सही होना चाहिए? रिजल्ट यहाँ का होना चाहिए, यहाँ का होना चाहिए। टॉप पे है तो रिजल्ट इनका सही होना चाहिए। इनकी रैंक फर्स्ट भी आ जाती है, फर्स्ट रैंक आ जाती है, फर्स्ट रैंक भी इनकी आसानी से आ जाती है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि जब 40 बच्चे इसमें पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उन 40 बच्चों को पढ़ने के बाद हमारे एक बच्चे की फोटो क्यों? बाकी के 39 बच्चे कहां गए? आप देखना इस चीज को। आपके स्कूल के बच्चे की फोटो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन मिलेगी केवल 1 की या 2 की या 3 की। पूरे बच्चों को नहीं मिलेगी, पूरे बच्चों की नहीं मिलेगी। जबकि पूरे बच्चे जाते हैं कोचिंग करने के लिए, वहां पूरे बच्चे पहुंचते हैं। बाकी बच्चे कहां गए? नहीं छापते, बिल्कुल भी वो मेंशन नहीं करते। दूसरी बात, फर्स्ट रैंक लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप एक थोड़ा सा ये भी अंदाजा लेके चलो कि मान लीजिए मेरे पास 1000 बच्चे हैं। कितने हैं? मैं आपको जयपुर का रेशियो देता हूं। जयपुर में बच्चे गए 10,000। कितने बच्चे गए एक कोचिंग में? 10,000 बच्चे गए। इसमें से पास होते हैं 200 बच्चे। कितने? 200। बताओ कितना परसेंट निकला इसका रेशियो? बहुत कम परसेंट, मात्र 5% के आसपास आएगा लगभग। आप निकाल के देखना, 5 से 10% के आसपास रिजल्ट रहेगा इनका, इससे ऊपर रिजल्ट नहीं जाएगा किसी भी कारण से। ठीक है, हमारे पास बच्चे आते हैं 100, हम पास कर रहे हैं 90, 99, 97। रिजल्ट कितना हुआ? अगर 90 पास करें तो 90%, 99 99%, 97 तो 97%। बताओ परसेंटेज बेसिस पे रिजल्ट ये अच्छा है कि ये अच्छा है? परसेंट बेस पे आप 10% आपकी बनाना पसंद करोगे या 97 बनाना पसंद करोगे? 97। आपका पैसा कहां, आप अपना फ्यूचर कहां वेस्ट करना पसंद करोगे? 10% पे, 97% पे? 97% पे। क्यों? क्योंकि इस कोचिंग की खास बात यह है कि ये लगभग सभी बच्चों को पास करवाता है। ये सभी बच्चों को। फर्स्ट रैंक नहीं आती, हाँ इस बार 4th रैंक आई है। और इस बैच में हम लोग फर्स्ट रैंक की दावेदारी में बराबर से टक्कर लिए हुए हैं, बराबर से दावा ठोक रहे हैं कि इस बार फर्स्ट रैंक आने के चांस हमारी कोचिंग से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मेहनत करवाई है। और सीधी सी बात है बच्चों, मेहनत जो व्यक्ति करता है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं जो असफल कर दे। भले ही सफलता लेट मिले, भले ही सफलता लेट मिले, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। आप प्रयास करो प्रॉपर वे में, सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आप देख लो आपको कहां जाना है। आप चाहो तो इन चीजों पे भी आप इस 10,000 की भीड़ में जा सकते हो, आप चाहो तो 100 की भीड़ में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। तो ये पूरा फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया। फिर भी अगर आपको कोई शंका है तो आप पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं, फोन नंबर लेके। उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें आपसे बात करने में पहले बहुत हेजिटेशन हुई थी, डर लगा था कि हम कैसे बात करें। तो बच्चों में आपसे कहूँ, देखो मैं भी इंसान ही हूँ आपके जैसा, मैं भी इंसान ही हूँ। आप मेरे से बात कर सकते हो। मुझे अच्छा लगता है कि जब आप मेरे से बात करते हो, मुझे इस लायक समझते हो कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप अपने व्यू दीजिए। एक बच्चे ने कहा था कि सर आप थोड़ा मोटिवेशन प्रोग्राम भी रखो आपकी हर क्लास में, ताकि हम में जोश जो है वो बना रहे। क्योंकि एक बात है वो ये है कि जो हथियार होता है उसका वार भर सकता है, लेकिन शब्द का वार कभी भरा नहीं जाएगा। हथियार का वार खाली निकल सकता है पर शब्द का वार कभी खाली नहीं निकलेगा। इसलिए आप हमें थोड़ा सा मोटिवेशन प्रोग्राम भी दो। तो हमने ये फिक्स किया है कि हम आपको डेली जितना होगा उतने 5 से 10 मिनट का लास्ट में मोटिवेशन प्रोग्राम रखेंगे प्रत्येक क्लास में। 5 से 10 मिनट के लिए मोटिवेशन प्रोग्राम आपके लिए रखेंगे। दूसरी बात, मैंने कहा था परसों दिन भी कहा था, कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि आप अपने मोबाइल नंबर से मैसेज भेजिए ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो। और कोई रजिस्ट्रेशन मतलब ये नहीं है कि फीस वीस नहीं, कुछ नहीं है। आपको हम लोग डेली नोट्स भेजेंगे, वहां से जितना होगा क्वेश्चन पेपर्स जो होंगे जो हमने पढ़ाया है उससे बनने वाले क्वेश्चन आपको हम भेजेंगे। अब क्या है कि मेरे पास जब तक बच्चों के पूरे नहीं आएंगे तब तक मैं आपको भेज नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं हो 2 बच्चों के पास भेज दे, 2 के पास नहीं भेजा, उससे मतलब भी नहीं है। कुछ बच्चों ने नंबर भेजे मुझे, कुछ ने नहीं भेजे। तो आपसे रिक्वेस्ट है पर्सनली कि आप नंबर भेजिए और अपना जो कीमती समय है वो थोड़ा बहुत हमें देने का प्रयास कीजिए। और पढ़िए, पढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे की कभी हार नहीं होती। जो पढ़ता है ना, दुनिया की सब चीजें धोखा दे सकती है बेटो, सब चीज धोखा दे सकती है। जिसको तुम खास मानते हो ना,
जिसको तुम खास मानते हो, मैं ओपन बात करने वाला आदमी हूं, मैं ऐसे घिचपिचाहट में बात नहीं करता। जिसको तुम खास मानते हो, जिसके लिए कि मैं मर जाऊंगा तेरे बिना, ये वो भी धोखा दे सकता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिंदगी में जो कभी धोखा नहीं देगी, वो क्या है? वो है आपकी शिक्षा, आपका एजुकेशन। वो एक हथियार, ऐसा हथियार है कि भीमराव अंबेडकर जी जो राष्ट्र के निर्माता है, संविधान जिन्होंने लिखा है, उनका एक बहुत अच्छा दोहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा है, जिसने पिया है वो दहाड़ा है। अर्थात शिक्षा अगर हम गरीब के बच्चे को देंगे तो वो भी एजुकेशन में आगे जाएगा, पैसे वाले बच्चे को देंगे तो वो भी आगे जाएगा। सारी बातें घूम यही आती है कि आप सबके साथ खिलवाड़ करो, लेकिन एजुकेशन से कभी खिलवाड़ मत करो। आप कोशिश ये करो आप सही जगह पे जाए। आपका सभी साथ छोड़ सकते हैं, आपके खुद के खास मित्र वो भी साथ छोड़ सकते हैं। खास मित्र जिनको आप अपना मानते हो, सगा मानते हो, हाँ ये मेरा जीवन, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, ये तो मेरा खास भाई है, जो भी XYZ है, वो भी धोखा दे देगा समय आने पे वो भी धोखा दे देगा। लेकिन बेटे, शिक्षा ऐसी चीज है जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगी। शिक्षा ऐसी चीज है, आपके लिए भोजन का अगर कोई रोज भोजन का कोई माध्यम बनेगा उस कठिन परिस्थिति में, तो वो शिक्षा ही बनेगी बेटे। आज हम देख रहे हैं इस कोरोना महामारी में मजदूर वर्ग है, बेचारा घर बैठा है, उसके पास कमाने का वो साधन नहीं है। क्यों? वो रोज कमाता है, रोज खाता है। पिछले 1.5 महीने से कमाया नहीं तो खाया नहीं, क्या करे बेचारा बैठा बैठा। लेकिन जो नौकरी वाला है, उसकी नौकरी की तनख्वाह पूरी आ रही है, नौकरी की तनख्वाह पूरी आ रही है। लेकिन उस बंदे ने उस समय खूब पढ़ाई की है, उसने उस समय की वैल्यू को समझा है, और अब जब सभी ने साथ छोड़ दिया तो उसकी शिक्षा ने उसका साथ दिया है। शिक्षा के दम पे जब नौकरी लगी उसने साथ दिया है, और आज देख लो, चाहे वो ड्यूटी पे नहीं जा रहा, लेकिन उसके पैसे से पूरा घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब घर वालों को ये महसूस नहीं हो रहा कि लॉकडाउन भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि घर में सारे संसाधन अवेलेबल हैं, सब चीज की सुविधाएं हैं, तो जरूरत क्या है? महसूस ही नहीं हो रहा। गरीब के बच्चे को महसूस हो रहा है। अगर लॉकडाउन लग गया तो गरीब के बच्चे को तो 2 घंटे बाद पता चल गया, मार्केट में गया सब्जी लेने के लिए, तेल लेने के लिए, दुकानें बंद, सब कोरोना वायरस की वजह से दुकान बंद हो गया। पैसे वालों को 3-3 दिन बाद पता चल रहा है, जब वो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, सब मार्केट ही बंद है पूरा। इसलिए शिक्षा पे ध्यान दो, शिक्षा आपका मूल हथियार है, और इसी वजह से शिक्षा को संवैधानिक पन्नों में अनिवार्य किया गया है कि शिक्षा लेना प्रत्येक भारतीय मूल व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, कानूनी हक है। तो आप उस हक के लिए लड़िए, लेकिन सही वे में लड़िए। आप जिन लोगों ने एजुकेशन को धंधा बना रखा है उनके पास मत जाइए आप, उनके लिए पैसा सब कुछ है, उनके लिए एजुकेशन नहीं है। आप एजुकेशन में क्वालिटी की तरफ जाइए, बेटर क्वालिटी एजुकेशन, नॉट क्वांटिटी एजुकेशन। आप लोग ये मत देखिए कि वहां 2000 बच्चे जा रहे हैं, 10,000 जा रहे हैं, वहां मत जाइए। आप वहां जाइए जहां 2 बच्चे जा रहे हो, लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी कहां पे अच्छी है, एजुकेशन बेटर कौन प्रोवाइड करवा रहा है, फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर किसका है। आपने एग्रीकल्चर क्यों लिया है, आपने इजी क्यों लिया है? अभी वर्तमान में तो साइंस, बायो साइंस, मैथ का स्कोप चल रहा है, आपने एग्रीकल्चर क्यों लिया है? आप जानते हो कि आने वाला समय, फ्यूचर, आपके जानते हो कि हमारा जो फ्यूचर है, भविष्य जो है, वो भविष्य किसका है? एग्रीकल्चर का भविष्य। आने वाला किसका भविष्य है? एग्रीकल्चर का। जब आपने विषय लेने में भविष्य को चुना है, तो आप ये भी सोच के चलिए कि आने वाले फ्यूचर में कौन सी कोचिंग मेरे लायक बनेगी, कौन सी कोचिंग टॉप रिजल्ट देगी, आप उसी में जाइए, वही आपको अच्छा निकाल के जाएगी। मेरे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो BSc AG में उनके बैक बहुत कम आती है, बहुत कम बच्चों की बैक आती है, लगभग सारे बच्चे मेरे पास होते हैं BSc AG में। लेकिन जो टॉप कोचिंग पढ़ के आते हैं ना, वो बच्चे BSc में जाके फेल हो जाते हैं। क्यों? उनसे ग्रेजुएशन होती ही नहीं है, उनसे जेट के बाद आगे पढ़ाई हो ही नहीं पाती, वो तो जोश में रहते हैं उस समय कि साहब हो गए पास, पढ़ गए पास। मैं बच्चों का बेस प्रॉपर तरीके से क्लियर करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ाता हूं बच्चे को ठोक बींद के ढंग से। घड़ा होता है ना मटका, अपन ठोक बींद के लेते हैं ढंग से, बजा बजा के, कहीं से खेत तो नहीं हो रही। वैसे सिद्धांत मेरा भी ऐसा ही है, मैं जेट के एग्जाम में बच्चों को बिठाऊंगा तो ऐसा ठोक बींद के बढ़िया बना के भेजूंगा, बच्चे को एग्जाम में जाते ही पता ही नहीं चलेगा कि मैं टेस्ट के एग्जाम में हूं, बल्कि एग्जाम में एंजॉय और करेगा कि यहाँ चलो मुझे कुछ छूट तो मिल गई, टेस्टों में तो इधर से उधर घुमाने की छूट नहीं है, कम से कम यहाँ मैं गर्दन तो सही कर सकता हूँ। इसलिए ये आपके लिए थोड़ा सा समझाने के तौर पे हमने आज का बिंदु रखा था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आया होगा
ठीक है, मैंने मेरा समय दिया है और मेरा समय कीमती है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उस घर बैठे बैठे उस समय को मैं थोड़ा आपके साथ साझा करूँ, उसको शेयर करूँ, ताकि मेरा जो नॉलेज है वो और बच्चों को भी मिले। तो आज के लिए मैं आप इतना ही बता पाऊंगा, और भी बाकी क्लासें हैं, रोज हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। आज सारी बात करने पर कल क्या करेंगे? अगर आज ही हमने पूरी बात खत्म कर दी तो कल के लिए बात ही नहीं छोड़ी हमने, कल क्या बात करेंगे? इसलिए कल बात करना बाकी है। आपसे फिर मिलते हैं कल बची हुई पॉइंट बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, शुभ दिन, थैंक यू।